नमस्कार दोस्तों। हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के बारे में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। अब बारी आती है हमारी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। देखो, मैं जैसे कि पहले बताया था कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को आपने स्किप नहीं करना है। ये दो हमारे एक ऐसे इम्पोर्टेंट पार्ट हैं जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। और भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बट अभी हम इनकी तैयारी करते हैं। तो हमने एमसीक्यूज जो हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आपके इस चैप्टर के उनको डिस्कस कर लिया था। अब बारी आती है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। एक सैंपल है हमारे पास वाटर का। हाँ जी, ये क्या कह रहा है कि मेरे पास एक वाटर का सैंपल दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये मेरे पास कोई वाटर का एक सैंपल है। अब ये क्या कह रहा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 102 डिग्री सेल्सियस है, कि ये 102 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं हो रहा, प्रेशर लग रहा है। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर की बात करूं तो ये 102 डिग्री सेल्सियस पे मेरा बॉयल हो रहा है वाटर। ठीक है, तो क्या वाटर प्योर है और क्या ये 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीज होगा? देखो, अब आपको पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm, और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। देखो, एक बात हम याद करो यहाँ पे, जो हमारे क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो बहुत बार पूछा जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर कैसा होगा, या 25 डिग्री सेल्सियस। वैसे तो हमने एनसीईआरटी में किया भी था, बाकी एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। तो देखो, 25 डिग्री सेल्सियस तो आपको नॉर्मल होगा, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस में देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, तो वहाँ पर वाटर हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी। और 100 डिग्री सेल्सियस हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, तो वहाँ पे गैशियस और लिक्विड दोनों स्टेट में हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह रहा है कि मेरा वाटर 102 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है। इट मीन्स कि जो वाटर है वो इम्प्योर है, उसके अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटी है, वो प्योर वाटर नहीं है। ठीक है, और जो प्रेशर है हमारा प्रेशर भी यहाँ पे जो है नॉर्मल से अलग लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा प्योर वाटर नहीं हो सकता, तो हम लिखेंगे ये वाटर जो है इम्प्योर है हमारा। नेक्स्टली, कि क्या ये 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज होगा? तो नहीं होगा। अगर हमने ये इम्प्योर वाटर है तो इसको फ्रीज करने के लिए हमें और ज़्यादा मिनिमम टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, हाँ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारा कि ए स्टूडेंट हीट अ बेकर कंटेनिंग आइस एंड वाटर। हाँ जी, एक बच्चा है जिसके पास एक बीकर है। ठीक है, एक बीकर एक बच्चे के पास है जिसके अंदर आइस एंड वाटर है। तो वो कंटेंट का टेम्परेचर मेज़र करता है बीकर के। जो बीकर है हमारे पास, देखिए, उसके कंटेंट का टेम्परेचर वो मेज़र करता है। ठीक है, जिस टाइम फंक्शन हो रहा है, ठीक, उस समय पर। तो इनमें से कौन सी फिगर उसको डायरेक्टली दिखाएगी? हाँ जी, आपको 4 फिगर गई हैं, तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। सिंस आइस एंड वाटर आर इन इक्विलिब्रियम, अब आइस और वाटर इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम कहने का मीनिंग क्या? संतुलित है। ठीक है, तो जब मैं इसको हीट करूँगा, जब मैं इसके मिक्सचर को, आइस और वाटर का मिक्सचर है ना, यहाँ पे मेरे पास आइस भी है और यहाँ पे वाटर भी है। ठीक है, तो ये संतुलित है। तो जब मैं इसको हीट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जब मैं इसको हीट करूँगा तो हीट करने पर क्या होगा हमारा, जो हमारी एनर्जी जाएगी, जो एनर्जी हीट से सप्लाई होगी, वो कहाँ पे यूटिलाइज होगी? आइस के मेल्ट होने में यूटिलाइज होगी। और जो टेम्परेचर है हमारा वो चेंज नहीं होगा जब तक आइस मेल्ट नहीं हो जाती। देखो भाई, अगर मेरे पास एक मिक्सचर है जिसमें आइस क्यूब भी है और हमारा वाटर भी है, तो जब मैं इसके ऊपर एनर्जी लगा रहा हूँ तो सबसे पहले जो एनर्जी है वो इनको पिघलाने का काम करेगी, इनको मेल्ट करने का काम करेगी। जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाते तो एनर्जी इनको मेल्ट करने का ही काम करती रहेगी। ठीक है, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न यहाँ पे लग रहा है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या कहता है कि जब अगर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर कोई चीज़ है उसको हम बॉयल करेंगे तो वहाँ पे जो एनर्जी है सबसे पहले उसको मेल्ट करने में यूज़ होगी, उसके बाद हमारा कहीं पे वो बॉयल होना स्टार्ट होगा। और जब हम फर्दर हीटिंग करेंगे तो जो टेम्परेचर है वाटर का वो बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि उस टाइम पर हमारी जो आइस है वो मेल्ट हो चुकी होगी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका डी है, क्योंकि कुछ समय यहाँ पर हमारा, देखिए, आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो हमारा टेम्परेचर है राइज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम, और वो टाइम क्या है? जब तक आइस पिघल नहीं जाती और जब तक आइस मेल्ट नहीं होगी तब तक हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो इस तरह से हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। देखिए, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अच्छे समझ आना चाहिए, आंसर आपको करने में दिक्कत नहीं आती क्योंकि आपने नोट्स पढ़े हुए हैं।
ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक टाइम। तो एक एक करके हम इनको समझेंगे, करेंगे। हाँ जी, इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर लीड्स टू अ डैश इफेक्ट। हाँ जी, सबसे पहले आप इसको सेंटेंस को समझो, उसके बाद आंसर देना है। जब तक आपको सेंटेंस समझ नहीं आएगा आप आंसर देने में असमर्थ रहेंगे। तो क्या कह रहा है सेंटेंस, इवेपोरेशन, जब हम एक लिक्विड की इवेपोरेशन करते हैं, इवेपोरेशन आपका की कंसेप्ट में था नोट्स की। तो इवेपोरेशन क्या होता है, जब हमारा वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जब एक रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की इवेपोरेशन होती है तो उस समय कौन सा इफेक्ट आता है, हमारा कूलिंग इफेक्ट यहाँ पे आंसर रहेगा। उसके बाद हमारा आता है एट रूम टेम्परेचर। एक रूम टेम्परेचर पर जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में, वो एज कंपैरिजन टू गैसियस स्टेट कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। जो अरेंजमेंट है पार्टिकल का लेस ऑर्डर्ड होता है कौन सी स्टेट में, हाँ जी, कौन सी स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो हमारी लेस ऑर्डर्ड होगी, तो लिक्विड या गैसियस स्टेट में। क्योंकि हमारी लिक्विड और गैसियस स्टेट ऐसी होती है जहाँ पर हमारे पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम, उसके बाद गैस में थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके बाद हमारा कह रहा है कि इसी के अंदर है आपका द पार्टिकल्स, एक सेकेंड, हाउएवर देयर इज़ नो ऑर्डर इन द डैश स्टेट, क्योंकि इसके अंदर गैसियस स्टेट के अंदर ही नहीं होता। ठीक है, देयर इज़ नो ऑर्डर इन द गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट के अंदर कोई ऑर्डर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा डी पार्ट क्या कह रहा है, डैश इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट। देखो ये भी हमने की कंसेप्ट में पढ़ा था, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो आपकी 6 प्रोसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार पेपर में पूछी जाएंगी। कि जब हमारे सॉलिड, एक मिनट, सॉरी, गैसियस स्टेट डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, या आप यहाँ पे डिपोजिशन लिख देंगे, डिपोजिशन कहते हैं विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू द गैसियस स्टेट, जब भी हमारा किसी एक टेम्परेचर पे उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, कोई भी चीज़ है उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले जब कोई चीज़ गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होनी शुरू होती है लिक्विड, तो उसको क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। क्योंकि इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है भाई कि जिसके अंदर हमारा वाटर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट तो हो रहा है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। अब अगर मैं पानी को हाथ लगाता हूँ, अब जो हमारे तालाब होते हैं उनसे पानी इवेपोरेट हो रहा है, आपको पता है। अगर मैं पानी को हाथ लगाऊंगा क्या, तो पानी उबल थोड़ी ना रहा है, लेकिन इवेपोरेशन हो रही है। इट मीन्स कि बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही जो हमारा वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको आपने याद करना है, ये 6-7 जो फिनोमिनाज हैं। हाँ जी, इसके बाद आ जाता है आपका मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। ये तो आसान ही होता है वैसे, फिजिकल क्वांटिटीज से माप करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको नोट्स के अंदर करवाई थी भाई, फिजिकल क्वांटिटी जो आपकी अलग अलग चीज़ों की क्या होती है, तो मेजरमेंट्स। ठीक है, लास्ट टॉपिक यही था में भी हमारे नोट्स वाले वीडियो का। तो अगर आपने नोट्स वाली वीडियो नहीं देखी है उसको पहले देख लीजिएगा, तब आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, कोई 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो थोड़ा सा डिफरेंस होकर के आता है, लेकिन वैसे जो की कंसेप्ट रहता है वो आपका उन्हीं से रहता है। इसके बाद हमारा प्रेशर की, देखिए प्रेशर की जो हमारी यूनिट होती है दैट इज़ पास्कल। उसके बाद टेम्परेचर की हमारी केल्विन होती है। हाँ जी, याद रखना है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है। वैसे इसको हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वगैरह में मापते हैं, बट इसकी एसआई यूनिट केल्विन रहेगी। और आपके पास एक क्वेश्चन सेल्सियस टू केल्विन, केल्विन टू सेल्सियस वाला जो क्वेश्चन है वो भी आता है। हाँ जी, इसके बाद डेंसिटी को हम मापते हैं किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। मास को हम मेज़र करेंगे किलोग्राम्स के अंदर, एंड वॉल्यूम को हम मेज़र करते हैं जी क्यूबिक मीटर के अंदर। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ रहा है, नॉन एसआई एंड एसआई यूनिट्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन इन कॉलम में। आपको कुछ एसआई और नॉन एसआई यूनिट्स दे रखी हैं, तो उनको उनकी फिजिकल क्वांटिटी से मिलाना है। हाँ जी, तो देखिए डिग्री सेल्सियस हमारा हो जाएगा केल्विन। ठीक है, डिग्री सेल्सियस केल्विन, ये दोनों टेम्परेचर हैं। उसके बाद सेंटीमीटर के साथ हमारा मीटर आ जाएगा, बी के साथ थर्ड आ गया। ठीक है, क्योंकि दोनों डिस्टेंस से आएंगे। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हमारे दोनों डेंसिटी के हैं, तो ये हमारे रिलेटेड हो जाएंगे। सी का 5 हो गया। अगर मैं बात करूँ बार की, तो यहाँ पे हमारा पास्कल। ठीक है, क्योंकि जो हमारा प्रेशर होता है उसकी दोनों ही होती हैं, लेकिन ऐसे यूनिट हमारी पास्कल होती है। ठीक है, मेन आपके पास ऐसे यूनिट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी आपने इससे रिलेटेड। और मिलीग्राम और किलोग्राम हमारे दोनों हमारी वेट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है,
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। आपने डिफ्यूजन पता है क्या होता है, लेकिन ऑस्मोसिस एक स्पेशल काइंड का डिफ्यूजन है, तो क्या होता है? हाँ जी, ये बिल्कुल सही है कि ऑस्मोसिस एक स्पेशल काइंड का डिफ्यूजन है। दोनों ही फिनोमिना के अंदर पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन के रीजन से लोअर कंसंट्रेशन के रीजन में। ये आपको पता होनी चाहिए कि जब भी हमारी डिफ्यूजन होगी तो जो पार्टिकल्स हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया के अंदर जाते हैं, ठीक है। हाउएवर इन द केस ऑफ ऑस्मोसिस, लेकिन अगर मैं बात करूँ ऑस्मोसिस के केस की, जो मूवमेंट होती है सॉल्वेंट की वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा होती है, जो कि केवल वाटर मोलिक्यूल्स के अंदर परमिएबल होती है। तो अगर आप ऑस्मोसिस की डेफिनेशन देखते हैं तो वो भी यही से डेफिनेशन बन जाती है कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट, ऑस्मोसिस इज द काइंड ऑफ डिफ्यूजन इन विच movement of solvent is through a semi permeable membrane which is permeable only to water molecules, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। इनमें से हमारा कौन सा ऑस्मोसिस है, कौन सा हमारा डिफ्यूजन है? स्वेलिंग अप ऑफ अ रेजिन ऑन कीपिंग इन वाटर। जब मैंने रेजिन को वाटर के अंदर रखा तो वो स्वेलिंग आ गई उसमें, तो ये क्या है? हमारा ऑस्मोसिस हुआ है। क्या हुआ है? ऑस्मोसिस हुआ है। अगर एक वायरस स्नीजिंग पे फैल रहा है दैट इज डिफ्यूजन, एक हमारा स्प्रेड हो रहा है, लेकिन ऑस्मोसिस के अंदर केवल स्वेलिंग आई थी, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं गई थी चीज़। अर्थवॉर्म डाइंग ऑन कमिंग इन कंटैक्ट विद कॉमन साल्ट, जब अर्थवॉर्म कॉमन साल्ट के कंटैक्ट में आई तो वो मर गई, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा ऑस्मोसिस है। जब ग्रेप श्रिंक हो रहे हैं, जब उनको शुगर सिरप में रखा गया, यहाँ पे भी हमारी ऑस्मोसिस है, क्योंकि ये केवल उसकी परमिएबल मेम्ब्रेन से ही हो रही है। प्रिजर्विंग पिकल्स इन सॉल्ट, हम पिकल को सॉल्ट में रख रहे हैं, ये भी ऑस्मोसिस है। अच्छा, जब केक की स्मेल फैल रही है, ठीक है, पूरे घर में, दैट इज डिफ्यूजन। उसके बाद हमारा एक्वेटिक एनिमल्स ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं जो वाटर में है, दैट इज ऑल्सो डिफ्यूजन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि वाटर एज आइस हैज़ अ कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। क्या कह रहा है कि वाटर जब आइस के रूप में है उसको कूलिंग इफेक्ट होता है, और जब वाटर स्टीम के रूप में है तो वो हमें बर्न देता है। एक्सप्लेन करो इन ऑब्जर्वेशन को। देखिए, अगर आइस हमारा वाटर हमारा आइस की फॉर्म में है तो इस केस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी लो एनर्जी होती है, लेकिन अगर मैं स्टीम की बात करूँ तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, हाई एनर्जी होती है, और जो हाई एनर्जी है वाटर मॉलिक्यूल्स स्टीम के अंदर वो हीट के रूप में ट्रांसफॉर्म होगी और बर्न्स देगी। और दूसरी तरफ अगर मैं आइस की बात करूँ तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारी बॉडी से भी एनर्जी लेंगे और एक कूलिंग इफेक्ट हमें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो एक क्लियर सी बात है यहाँ पे, अगर आपको टॉपिक समझ आता है तो आप इसको अच्छे से एग्जाम में लिख पाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोई अलका है वॉज मेकिंग टी इन अ केटल। हाँ जी, अलका यहाँ पे अब मेरा क्या कह रहा है कि अलका नामक जो लड़की है वो हमारी केटल के अंदर टी को बना रही है। सडनली शी फेल्ट इंक्रीज हीट फ्रॉम द पफ ऑफ स्टीम गशिंग आउट ऑफ द स्पाउट ऑफ द केटल। तो एकदम से उसको क्या होता है, वो जो स्टीम की पफ है, केटल के स्पाउट से जो स्टीम आ रही है उससे उसको बर्न महसूस होता है, हीट महसूस होती है। तो वो हैरान होती है कि वेदर द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम वाज हायर देन दैट ऑफ द वाटर बॉइलिंग इन द केटल, कि जो हमारी केटल के अंदर वाटर बॉयल हो रहा था। हाँ जी, देखिए हमारी जो केटल है कुछ इस टाइप से, क्या सोच करके वो हैरान होती है कि मेरा जो वाटर अंदर केटल के हमारा बॉयल हो रहा था वो इतना गर्म नहीं है जितनी जो उसकी स्टीम निकल रही है वो हमारी हॉट है। देखिए, हमारा इसके अंदर वाटर है, वो कहती है कि इतना हॉट तो ये इसके अंदर बॉयल हो रहा वाटर नहीं था कि जितनी इसकी स्टीम यहाँ पे हॉट है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है कि इस बात पर अलका ने जो ये बात कही है इस बात पर हमने कमेंट करना है। देखिए, जो टेम्परेचर है बॉइलिंग वाटर का और स्टीम का वो दोनों ही का ही 100 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि हमने पढ़ा था
कि 100 डिग्री सेल्सियस एक ऐसी स्टेट होती है जब वाटर भी हो सकता है और गैशियस भी, तो वही हो रहा है, हमारा कुछ वाटर है और कुछ गैशियस फॉर्म में बन रहा है, स्टीम है। लेकिन स्टीम के पास एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के कारण। वाटर तो हीट को यूज़ कर रहा है वेपर में चेंज होने में, लेकिन वेपर तो चेंज हो गया, अब उसको आगे हीट यूज़ नहीं करनी तो वो और गर्म हमें महसूस होगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें 100 डिग्री सेल्सियस पे हैं, बट जो स्टीम है हमें ज़्यादा हॉट महसूस होगी। इस टॉपिक को आपने अच्छे से समझ लेना है। हाँ जी, 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। ए ग्लास टम्बलर कंटेनिंग हॉट वाटर इज केप्ट इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। मेरे पास एक गिलास है, ठीक है, उसके अंदर मेरे पास पानी है, ठीक है, इस तरह से मेरे पास गिलास है, उसके अंदर मैंने पानी डाल रखा है। अब क्या कहता है वो कि मैंने इसको एक सेकेंड, मैंने इस गिलास को, गर्म पानी वाले को, फ्रीज़र के अंदर रख दिया, रेफ्रिजरेटर में, जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे है, यानी टेम्परेचर माइनस में है। इफ़ यू कुड मेजर द टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट ऑफ द टम्बलर, तो अगर मैं टम्बलर के कंटेंट का मेज़र करूँगा टेम्परेचर को, तो इनमें से कौन सा ग्राफ मुझे करेक्टली एक्सप्लेन करेगा टेम्परेचर के चेंज में एज द फंक्शन ऑफ टाइम। अब देखो, मेरे पास गिलास के अंदर पानी कैसा है, गर्म है। मैंने उसको कहाँ रखा, फ्रीज़र के अंदर रखा, ठीक है। एक गिलास है, उसके अंदर पानी कैसा है, हॉट है। मैंने उसको कहाँ रखा, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा, ठीक है। रेफ्रिजरेटर के अंदर जब मैं उसको रखता हूँ तो मुझे बताना है कि जो टेम्परेचर है उसके अंदर इंक्रीमेंट आएगी, डिक्रीमेंट आएगी, या क्या होगा, तो इससे रिलेटेड मुझे यहाँ पे ग्राफ शो करना है। देखो, अब आपको पता है कि जब अगर कोई गर्म चीज़ है और उसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया, तो सबसे पहले मेरी एनर्जी यूज़ होगी उसको गर्म से हमारे जो ठंडा करने में, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, जो ए वाली फिगर है हमारी वो सही हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर अब उसका ज़्यादा था। फर्स्ट टाइम पर जब हमने उसको फ्रीजर के अंदर रखा, उस टाइम पर उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से हाई था क्योंकि वो हॉट था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वही दिखाया गया है कि टेम्परेचर टाइम, यहाँ पे मुझे दिखा रखा है टेम्परेचर और यहाँ पे दिखाया हुआ है टाइम, ठीक है। उस समय में मेरा टेम्परेचर हाई था, लेकिन वो धीरे धीरे 0 डिग्री सेल्सियस के एक ऐसा पॉइंट आता है कि वो जब 0 डिग्री सेल्सियस पॉइंट पे आ जाता है। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद क्या होगा, हाँ जी, आपको पता होना चाहिए, उस टाइम पर हमारी जो लेटेंट हीट है, ठीक है, वो किसके अंदर यूज़ होगी, फ्यूज़न के अंदर यूज होगी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न यहाँ पे टॉपिक लगेगा, कंसेप्ट लगेगा। उसके बाद क्या होगा, हमारी एनर्जी जो हमारा वाटर है उसको आइस में बदलने का काम करेगी, तो हमारा कुछ समय के लिए जो टेम्परेचर है वैसा ही रहेगा। लेकिन देखिए, मैं इससे बना देता हूँ, कुछ समय के लिए जो हमारा टेम्परेचर है वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन उसके बाद जो हमारा टेम्परेचर है, जब एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि आइस में कन्वर्ट हो गया, फिर हमारा टेम्परेचर और डिक्रीज होना शुरू होगा। तो इस तरह से हमारी ये प्रोसेस चलेगी। तो इस कारण से हमारा जो ए ऑप्शन है करेक्ट हो जाता है। बी ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली लेटेंट हॉट ऑफ फ्यूज़न को नहीं शो किया गया है। अगर मैं बात करूँ सी की, तो उसके अंदर हमारा बाद में तो डिक्रीमेंट होना शुरू होगा, क्योंकि एक बार लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न लगी, उसके बाद तो फिर हमारा जो टेम्परेचर है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। और लास्ट में तो आपको यही दिखा दिया कि ठंडा होने के बाद दोबारा चीज़ गर्म होएगी, तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो डी ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन 21। तो इस क्वेश्चन को हम इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। और अगर अपने नोट्स वाली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि उसके द्वारा ही आप आगे के क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। आगे हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके लिए इतना ही। थैंक यू।